हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड एमसीक्यूज़। दोस्तों आज हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमारे नॉलेज को बहुत इन्हेंस करेगा। ओके दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपने चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वीडियो बनाया है, चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आप पहले वो देखें जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। और एक बात, जैसा कि हम हर एमसीक्यू वीडियो में करते हैं, आपको क्या करना है, अगर आपको आंसर आता है तो पहले आप वीडियो स्टॉप करके कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे और वो मैं चेक करूँगी ओके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए और आपको खुद में समझ में आएगा कि आपकी नॉलेज कितनी अभी तक है और आपको कितना रिवीजन करना है। ओके तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री इंक्लूड्स। डिक्री में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डिक्री, आई होप आपको पता होगा डिक्री क्या होता है। मैंने जो वीडियो बनाई है उसने अच्छे से आपको क्लियर किया है। तब भी आपको फिर से एक बार बता दूं कि डिक्री, जब जज हमें जजमेंट देता है तो जजमेंट होता है, वो फाइनल डिसीज़न होता है। ओके, लेकिन डिक्री क्या होती है? जब जज हमें कुछ लॉ के हिसाब से कुछ करने या ना करने की हिदायत देता है कि या तो आप ये चीज़ करेंगे और हमें उस रूल को फॉलो भी करना पड़ता है, तो इसे ही हम डिक्री कहते हैं। ओके, सो डिक्री इंक्लूड्स, हमारे पास ऑप्शन है ए, द रिजेक्शन ऑफ अ प्लान, मतलब आपने कोई अपील किया, कोई प्लान दिया और वो रिजेक्ट हो गया। बी, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर मिल जाने के बाद दोबारा से अपील करना। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, कोई ऐसा ऑर्डर मिलना जहाँ पर डिफ़ॉल्ट का मतलब जो गलती हुई है उसका डिसमिसल हो गया, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैंने जब आपको डिक्री पढ़ाया था तो उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया है। ओके, सो डिक्री इंक्लूड्स द रिजेक्शन ऑफ अ प्लान। डिक्री में अगर कोई प्लान रिजेक्ट कर दिया जाता है लॉ की तरफ से तो वो मानना पड़ता है एज अ डिक्री। ओके, सो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग इन विच सेक्शन द टर्म डिक्री इज़ डिफाइंड। डिक्री किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है? दोस्तों एग्ज़ाम में सेक्शन भी पूछा जाता है। ओके, एमसीक्यू में स्पेशली, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उसके सेक्शन आप 2-3 बार रिवीजन करें। ओके, याद तो नहीं रहता है लेकिन आप रिवीजन अगर करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑप्शंस हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सी सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, डी सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करें जल्दी से। ओके, और जिसे याद नहीं है उसको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। इसमें इंक्लूडेड है डिक्री। डिक्री को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट इज़। अब डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट यानी जो डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको डिसमिस कर देना, या तो जजमेंट आ गया या किसी भी रीज़न से ऐसा ऑर्डर देना कि जो डिफ़ॉल्ट हुआ उसे डिसमिस कर दिया जाए। तो ये क्या है? ऑप्शंस है ए प्रिलिमिनरी डिक्री, बी फाइनल डिक्री, सी पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टी फाइनल डिक्री, या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों डिक्री कितने टाइप की होती है उसमें आपको ये क्लियर किया गया है। ओके, सो अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं इतना सब अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस में जाके फिर से ये सब देख सकते हैं। सो यहाँ पर ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट डिक्री होता ही नहीं है। ओके, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, तो डिक्री डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट इज ऑप्शन होगा डी नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स। हमने लॉ में बहुत बार ये वर्ड देखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल आयर्स। ओके, मीन्स या इंक्लूड्स, तो इसका क्या मतलब होता है या फिर इसमें कौन इंक्लूड्स होते हैं? ऑप्शन है ए, पर्सन हु इज़ लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। जो डिसीज्ड पर्सन है यानी जो बीमार है, ओके डिसीज्ड है, जिसके ऊपर कुछ घटना घटी है, वो डिसीज्ड पर्सन। सो पर्सन हु इज़ लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, लॉ की नज़र में वो उसे रिप्रेजेंट करेगा ये। एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, जो भी डिसीज्ड है उसका इंटरमिडल होना, यानी कि उसके मैटर में अगर कोई इंटरफेयर करता है, कोई बाहरी पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति जो डिसीज्ड है उसके केस में इंटरफेयर कर रहा है, ओके, तो वो पर्सन।
सी द पर्सन ऑन whom द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेट ऑफ अ पार्टी। डिवॉल्व्स का मतलब होता है कोई पावर किसी को देना। जैसे किसी पार्टी का अगर डेथ हुआ है तो उसका जो पावर है वो जिस पर्सन को दिया गया है कि तुम इसके बारे में देखोगे। ओके, जिसके पास पावर होता है कि किसी पार्टी का अगर डेथ हुआ है तो वो उस पार्टी के बारे में देखेगा, उसके पास पावर है उस पर्सन के पास। ओके, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या ये सब इंक्लूड होते हैं या फिर ये सब मतलब है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं। ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ही क्या हुआ? जो लीगल लॉ की नज़र में उस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डिसीज्ड पर्सन होता है। ओके, उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्री इंक्लूड्स। फिर से एक नया क्वेश्चन जिसमें फिर से डिक्री इंक्लूड्स। दोस्तों मैं डिक्री टर्म इसलिए बार बार लेके आ रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बनाकर दे रही हूँ। सो डिक्री इंक्लूड्स एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का डिसमिसल होना। बी द रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट का रिजेक्ट हो जाना। सी द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। 144 सेक्शन जो होता है उसका किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर उठता है तो वो डिक्री में इंक्लूड्स है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर पता है तो आंसर फटाफट कमेंट करिए। या फिर डी, बोथ बी एंड सी, दोनों ही, रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट और 144 की जो धारा लगती है उसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन उठता है वो सब डिक्री है, मतलब वो सब लॉ की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन है जो हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी एंड सी दोनों। रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट हमने ऊपर ही देखा था, मैंने आपको बताया था डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट डिक्री नहीं है, और 144 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं वो सब डिक्री में इंक्लूड होता है। तो यानी डी, बोथ बी एंड सी डिक्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पब्लिक ऑफिसर मीन्स। पब्लिक ऑफिसर हमने ये टर्म बहुत बार पढ़ा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। सो पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या होता है? ए, एवरी ऑफिसर इन द सर्विस रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। हर वो ऑफिसर जिसे फीस या रेम्यूनरेशन सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी को निभाता है। नेक्स्ट बी एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। या फिर हर वो पर्सन जिसे रखा गया है किस लिए कि वो प्लेस को या फिर पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखे, यानी कि लिमिट में रखे, कोई भी प्लेस और पर्सन उसके अंडर हो। सी बोथ ए एंड बी। डी नीदर ए नॉर बी। दोस्तों पब्लिक ऑफिसर का मतलब होता है हर वो पर्सन जिसे पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए पैसा दिया जाता है और जिसके पास पावर होता है कि वो प्लेस और पर्सन्स को लिमिट में रखे। ओके, सो यानी कि इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही पब्लिक ऑफिसर में आते हैं। नेक्स्ट है एवरी डैश इज़ अपीलेबल। इसमें से क्या है जो अपीलेबल है? मतलब बाद में जाकर इसे हम दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील का मतलब होता है कि एक बार जजमेंट आ गई, हम उससे खुश नहीं हैं और हम दोबारा किसी कोर्ट में जाकर अपील करते हैं। ऑप्शंस हैं ए डिक्री, बी ऑर्डर, सी बोथ ए एंड बी, डी ईदर ए और बी। दोस्तों कमेंट करिए अगर आपको आंसर आता है तो। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ओनली ए, यानी कि डिक्री। डिक्री जो होती है वो अपीलेबल है। अगर डिक्री से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम जाकर उसे वापस से अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ एक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज। कॉज ऑफ एक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो पहले कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब कुछ भी कारण, कुछ करने के पीछे कुछ कारण होगा। ओके, तो उसे बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, एक्शन करने के पीछे का कॉज। तो अ बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव। बहुत सारे ज़रूरी फैक्ट्स जो कि प्लेंटिफ को प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं। बी एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन यानी जो भी लॉ का प्रोसेसिंग चल रहा है उसमें इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। सी अ पॉइंट इन क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट जो कि लॉ के नज़र से उसे प्रूव करना पड़ेगा। डी ऑल ऑफ द अबव। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? सो कॉज ऑफ एक्शन अ बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स जो कि प्लेंटिफ को प्रूव करना इम्पॉर्टेंट होता है कि इस वजह से ये काम हुआ। ओके, सो इसका आंसर होगा ए कि बंडल ऑफ फैक्ट्स जो कि नेसेसरी है प्लेंटिफ को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसमें से किस कोर्ट में अपना तो जुरिस्डिक्शन है ही, इसके साथ साथ अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है, और भी जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर इसके साथ साथ हम दूसरे पे भी अपील कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए रेवेन्यू कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी मुंसिफ कोर्ट या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर होगा डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा है जहाँ पे हम ओरिजिनल जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के बाद हम अपील भी कर सकते हैं। ओके, बाकी रेवेन्यू कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, इन सब में ये सुविधा हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। इसमें से कौन सा सूट ऐसा है, कौन सा केस ऐसा है जो कि सिविल नेचर का है। सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, पूजा करने का राइट। बी सूट रिलेटिंग टू द राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, यानी कि जो भी शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उसका जब IPO वगैरह निकले, वो जब इशू हो तो उसमें जो भी अपना राइट है वो उसके लिए केस होना। या फिर सी सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर, या फिर कोई बहुत ही बड़ा पद हो, डिग्निटी हो या फिर ऑनर, सम्मान के लिए कोई केस। डी बोथ ए एंड बी, दोनों ही, यानी सूट रिलेटिंग टू वर्शिप और ऑफरिंग, ये सब सिविल नेचर के अंदर आता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, दोनों ही वर्शिप और शेयर्स इन ऑफरिंग ये सिविल नेचर हुआ, जबकि डिग्निटी और ओनर ये सिविल नेचर का नहीं है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कुछ क्वेश्चंस। मैं और बहुत सारे MCQs आपको अलग अलग चैप्टर्स में दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ओके, आपको नोट्स मिल जाएंगे, MCQ के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको किसी भी चैप्टर के ऊपर अगर MCQs चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।